बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम 16 चैप्टर पढ़े और लास्ट टाइम हमने 16 चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था और उसमें देखा था अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज हो। और फार्मूला देखा था I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। एंगल चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। फिर करंट का फार्मूला एक टाइम की टर्म में देखा था, I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। यहाँ पे स्मॉल टी चेंज होगा तो फिर भी करंट चेंज होगा। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। चंद टर्म्स हम पढ़ेंगे इसकी। अब इससे पहले मैं पीछे चलता हूँ चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 में हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा था। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो बैटरी से आता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और वहाँ पे जो हमने करंट पढ़ा था वो बैटरी से या सेल से था। और इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव ही रहता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। अगर यहाँ पे मैं कन्वेंशनल करंट कंसिडर करूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो ये कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ना ही यहाँ पे करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम या ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पे करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ये होगा कांस्टेंट करंट। इधर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, हम इसको कहेंगे ये डायरेक्ट करंट है, मतलब इसको डीसी नाम दे दिया। अब अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, ये अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स होता है लाइक जनरेटर। और इसमें क्या होता है, पोलैरिटी विद टाइम चेंज होती है। अगर मैं एक टर्मिनल कंसिडर करता हूँ पॉजिटिव है तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव की तरफ। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव दूसरी तरफ आ जाएगा। तो पॉजिटिव दूसरी तरफ होगा तो फिर कन्वेंशनल करंट दूसरी तरफ से स्टार्ट होगा तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसी तरह ये टाइम के साथ साथ पोलैरिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे पोलैरिटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। अगर मैं इसको गौर से देखूँ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखूँ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। यानी ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कभी आगे कभी बैक मूव कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो रही होगी। अगर यही टू एंड फ्रो मोशन जो इलेक्ट्रॉन की है, अगर मैं बल्ब कनेक्ट कर दूं सर्किट के साथ तो यही इलेक्ट्रॉन बल्ब के अंदर भी हो रहे होंगे और वो भी उधर बल्ब के अंदर क्या कर रहे होंगे, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है बल्ब के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की मोशन है और इलेक्ट्रॉन की मोशन ही बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट। अल्टरनेटिव करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है विद टाइम, लेकिन डायरेक्ट में करंट डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब देखें, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो 13 चैप्टर में मैंने करंट को नाम जो दिया था उसको जस्ट मैंने करंट का नाम दिया था। लेकिन अब 16 चैप्टर में हम आ गए हैं और 16 चैप्टर में हम करंट का नाम रख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन 13 चैप्टर में हमने इसको कोई और नेम नहीं दिया था, डायरेक्ट करंट या कोई नाम नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो करंट जस्ट कहा था। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। उधर ऐसा कुछ नहीं कहा था, कोई इंस्टेंटेनियस नहीं कहा था, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ कि अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है और कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और मैं साथ ही इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ और लेट करते हैं कि 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये जो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो चूंकि कांस्टेंट करंट है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मतलब हर टाइम पास करता जा रहा है लेकिन करंट क्या है, कांस्टेंट है, एक जैसा है। अब यहाँ पे इंस्टेंट पे देखें, मैं 5 सेकंड पे देखता हूँ तो इसका करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा। अब किसी और इंस्टेंट पे सेकंड पे देखते हैं तो अगेन 10 सेकंड पे भी कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है। तो हर इंस्टेंट पे, यानी 5 इंस्टेंट 10 इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं पीक करंट देखूँ, पीक मीन मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट भी यही 10 है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरी लाइन में देखेंगे तो पूरी लाइन में करंट 10 एम्पियर मैक्सिमम ही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज भी वही रहेगा। एवरेज करंट कितना है, अगर इंस्टेंटेनियस वही है, मैक्सिमम भी पीक यानी मैक्सिमम वही 10 है, तो इसमें एवरेज भी 10 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ना करंट को ना पीक कहा हमने, ना इंस्टेंटेनियस कहा, ना एवरेज का, कुछ नाम नहीं दिया था। 13 चैप्टर में जस्ट करंट नाम दिया था, लेकिन 16 चैप्टर में हम आ रहे हैं और 16 चैप्टर में करंट को कहीं पे इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, कहीं पे हम इसको पीक करंट कहेंगे, कहीं पे एवरेज करंट कहेंगे। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज होगा। अगर यहाँ पे मैं करंट की डायग्राम ड्रा करूँ और सर्किट पहले कंसिडर करते हैं तो सर्किट में क्या होगा, करंट इसमें अल्टरनेट करेगा डायरेक्शन। अगर हम इसकी वेव बनाएं तो वेव बनाएंगे तो हमें पता है इसकी वेव क्या बनेगी, साइनोसाइडल वेव बनेगी।
और साइनोसाइडल वेव में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, कभी करंट मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, और फिर नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा तो नेगेटिव एक्सिस में मैक्सिमम होगा, फिर दोबारा पीक मीन लेवल पे आएगा तो फिर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, करंट कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी जीरो, फिर नेगेटिव एक्सिस में मैक्सिमम, फिर जीरो। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डेफिनेशन करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की। तो इसकी डेफिनेशन होती है करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और इसका फॉर्मूला हम लास्ट टाइम पढ़ कर आए हुए हैं। लास्ट टाइम फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होती है, यहाँ पे ओमेगा टी हम पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई ओवर कैपिटल टी होती है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी हुई है, ये इधर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये टाइम की टर्म आ रहा है, टाइम चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियस करंट भी चेंज होगा, डिफरेंट इंस्टेंट पे टाइम डिफरेंट होगा। अब एंगल की टर्म में हमने ये लिखा हुआ फर्स्ट, ठीक है, और ये हमने किसकी टर्म में, टाइम की टर्म में लिखा है। अगर वोल्टेज को लिखना चाहें तो इसी तरह लिख सकते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई आवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये वोल्टेज की टर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को देखें तो अगर मैं लेट करता हूँ हमारे पास सर्किट है और इस सर्किट में हमने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो एमीटर जब कनेक्ट करेगा तो ये देखेगा कि यहाँ पे सर्किट के अंदर हर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं तो करंट तो हम देखेंगे कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। अगर हम नोट करना चाहें तो कौन सा नोट करेंगे, क्योंकि वो तो वेरी होता जा रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की मैग्नीट्यूड तो चेंज होती है, तो वो तो चेंज हो रहा है करंट। तो इनमें से कोई एक वैल्यू लें तो वो कौन सी वैल्यू लें ये हम कंसिडर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो चेंज हो रही है, बार बार अगेन एंड अगेन चेंज हो रही है, हम कोई एक फिक्स कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि वैल्यू इंस्टेंटेनियस अगेन एंड अगेन चेंज हो रही है तो इसको फिर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चेंज हो रही है, कोई एक वैल्यू तो है नहीं इधर, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू देखें लेंगे हम कंसिडर करेंगे ये भी देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला देख लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू है पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम, पीक का मतलब ही मैक्सिमम है। अगर मैं वेव को यहाँ पे ड्रा करूँ तो यहाँ पे ये वेव जो मैंने ड्रा की इसमें देखें एक पॉजिटिव पीक आ रहा है एक नेगेटिव पीक आ रहा है, और यहाँ पे ये जो मैक पॉइंट है ना ये मैक्सिमम करंट बताएगा, ये दूसरी साइड पे मैक्सिमम है। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ ये ज़ीरो है तो करंट इंक्रीज कर रहा है, करते करते यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आके ज़ीरो हो गया, करंट ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ज़ीरो हो रहा है। तो करंट क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज होगी। यहाँ तक ये जो पॉजिटिव साइकिल है इसके लिए एक डायरेक्शन है, तो नेगेटिव साइकिल के लिए दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी। इसके लिए इस पॉजिटिव पीक के लिए ये वाली, और इसको ट्रफ कह लें तो इसकी नेगेटिव पीक है जिसको ट्रफ कह रहे हैं इसके लिए ऑपोजिट है। तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कह रहे हैं, लेकिन पीक वैल्यू की जो हम बात करते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं। एक साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है, ठीक है, इसको पीक वैल्यू कहेंगे। फिर नेगेटिव एक्सिस में भी आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस में ये वाली पीक वैल्यू आई, तो हम कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय करंट इन अ साइकिल। एक साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है करंट, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब आ जाए दूसरी नेक्स्ट हम डेफिनेशन करने लगे पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू की होती है बच्चों, यहाँ पे हम वेव अगर कंसिडर करें तो इस वेव की एक पॉजिटिव पीक है दूसरी नेगेटिव पीक है। अगर इन दोनों पीक्स को हम ऐड कर लें, नेगेटिव को अगर कंसिडर ना करें नेगेटिव पीक में, तो अगर दोनों पीक की वैल्यू को ऐड कर लें तो ये पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी, जिसको 2V0 से लिख सकते हैं या जो 2IV0 से लिख सकते हैं। तो ये पीक टू पीक वैल्यू होगी। इधर देखें मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये अगर लेट करें ये फर्स्ट V0 है और ये नेगेटिव V0 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, नेगेटिव को रिमूव करेंगे, नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा ना। हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2
V0, वोल्टेज में 2V0 और करंट में अगर मैं लिखूंगा तो 2I0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, पीक टू पीक करंट का, और ऊपर पीक टू पीक वोल्टेज का ये रिप्रेजेंट है, या इसको यू भी रिप्रेजेंट करते हैं P-P, यानी पीक टू पीक वैल्यू। ठीक हो गया, ये इसका सिंबल है, ये इस तरह से भी लिखते हैं, ये पीक टू पीक वैल्यू होगी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके लिए हम एक बात देखते हैं। अगर मैं लेट करता हूँ कि हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को मेजर करने के लिए हमने डीसी एमीटर लगा दिया। डीसी एमीटर किसको मेजर करेगा, डायरेक्ट करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डीसी एमीटर मेजर करेंगे तो यहाँ पे देखें, अगर अल्टरनेटिव करंट की हम बात करें तो अल्टरनेटिव करंट में एक पॉजिटिव पीक है और दूसरी नेगेटिव पीक है। तो ये क्या करेगा कि इसमें पॉजिटिव पीक में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको और नेगेटिव पीक में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको, इन सब को ऐड करेगा और उतनी ही जितनी वैल्यूज हैं उतने ही नंबर पे डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे एवरेज लेंगे तो जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव है, तो एवरेज लेने से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये डीसी एमीटर जो वैल्यूज यहाँ पे मेजर करेगा ये बताएगा कि करंट 0 है। डीसी जो है डीसी एमीटर है ये अल्टरनेटिव करंट को मेजर नहीं करेगा, बल्कि कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, एवरेज। और एसी का एवरेज क्या होता है, 0 होता है, जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी जगह पे जहाँ पे हमने डीसी एमीटर लगाया था, यहाँ पे हम लगाते हैं अल्टरनेटिंग एमीटर यानी एसी एमीटर। लेकिन मैंने जो पहले अभी बताया कि डीसी एमीटर लगाएंगे तो वो एसी की वैल्यू 0 बताएगा, क्योंकि डीसी ने एवरेज वैल्यू मेजर करनी है और एवरेज का आंसर क्या बता देगा, 0 बता देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्सन गलती से क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट मेजर करने के लिए डीसी एमीटर लगा लेता है, तो वो देखेगा कि डीसी में रीडिंग तो आ रही है 0 और वो कहेगा कि इधर करंट नहीं है। अगर वो हैंड लगा देता है इस सर्किट को, उसको तो करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये ख्याल रखना पड़ता है हमें। अब देखिए हम इधर देखते हैं कि हम एमीटर लगाते हैं दूसरा। अब एमीटर लगाते हैं इंस्टेंटेनियस। आपको पता है इंस्टेंटेनियस कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, इंस्टेंटेनियस। और वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, हर पॉइंट पे हर टाइम पे क्या होगी, चेंज होगी। तो हमें इंस्टेंटेनियस भी यहाँ लेनी चाहिए क्योंकि वो चेंज होती जाएगी। और हमने देखा डीसी में लगाया तो डीसी ने एवरेज मेजर की, वो भी हम नहीं मेजर कर सकते। फिर हमें यहाँ पे ऐसा मीटर लगाना है जो आंसर हमें दे। ठीक है, वो वैल्यू कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसको ज़रा देखते हैं। तो देखें इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है। ये रूट का मतलब अंडर रूट है, तो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इसको मैं जस्ट रूट ही लिख रहा हूँ, इसको कंप्लीट नेम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसको यूँ बड़ा शॉर्टकट मैंने लिख दिया, क्या इसको पढ़ेंगे, रूट फर्स्ट किसको, रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने बात की। इसमें पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे मीन लेंगे, फिर थर्ड नंबर पे हम इसका रूट ले लेंगे, रूट मीन अंडर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे सर्किट हम कंसिडर करते हैं। मैं सर्किट की जगह ना यहाँ पे ये वेव बनाता हूँ, ये अल्टरनेटिव करंट है और इसमें देखें ये फर्स्ट 0 है और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम करंट है तो I0 होगा। ठीक है, अब इधर करंट की टर्म में भी आप लिख सकते हैं, वोल्टेज की टर्म में भी लिख सकते हैं। I है ये इनिशियल है और I0 फाइनल है। अब इनको ऐड करते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो ये इधर लिख लेते हैं 0 और ये एक I0 है। अभी पहले क्या करना है, इनका स्केयर लेना है, तो इन दोनों का स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, मीन लेना। मीन कैसे लेंगे, इनको ऐड करके उतने पे ही हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं और साथ एंड पे क्या करना है, फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट का मतलब है हमने अंडर रूट ले लेना है। अब यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, इस वैल्यू को हम नाम रख देंगे IRMS। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया हमने, देखें एक तो हमने पहले क्या किया, स्क्वायर लिया। स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू होगी, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था एवरेज ले रहे थे तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जितनी भी हमने ऐड की थी, एक नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, एवरेज लिया था तो ये आंसर कितना आ रहा था, वो 0 आ रहा था।
लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम स्केयर ले रहे हैं। स्केयर लेने से क्या होगा, नेगेटिव का आंसर भी क्या हो जाएगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हो उनका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। और फिर इनका एवरेज ले रहे हैं। अब ये पहली ज़ीरो और दूसरे वाली आई नॉट हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें। तो इनका पहले हमने स्केयर लिया, फिर मेन लिया, मेन मतलब यहाँ पे एवरेज लिया, फिर हमने अंडर ले लिया। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो तो गया यहाँ पे आई नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय 2 और ये 7 अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट को सॉल्व करें तो आई नॉट स्केयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, लहदा कर दिया अंडर रूट को, तो ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और इधर क्या आ जाएगा, आई आर एम एस। ठीक है, अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये 1/√2 आ रहा है, 1/√2 को हम 0.7 भी कहते हैं और साथ क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा, 0.707 है। ठीक है, तो मैंने इसको यूँ लिख लिया 0.7। अब देखें आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट। अब ये जो 0.7 है इसको 100% में देखें तो 70% कहते हैं। 0.7 को 100%, 100 में 70% कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई आर एम एस वैल्यू है, ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है, 70% होता है। 100% में 0.7 को 100 कहेंगे, 70 कहेंगे। तो ये जो आई आर एम एस वैल्यू है ये टोटल करंट का 70% होता है, जिसको 0.7 करें, ये इसका कंसेप्ट है। अब ज़रा देखें, हम इधर देखते हैं हमने अंडर रूट क्यों लिया, हमने ये क्यों यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हैं, इसके ले रहे हैं। देखिए हमें एक तो एवरेज लेते हैं तो एवरेज से तो आ जाता है 0, हम मीटर लगाते हैं वो 0, मीटर लगाने से सर्किट में क्या होता है, करंट 0 शो करता है, लेकिन एक्चुअली में करंट होता नहीं है 0, क्योंकि डीसीएम मीटर क्या करता है, एवरेज वैल्यू दे देता है। फिर हम उसकी जगह क्या करते हैं, ऐसा मीटर बनाते हैं, हम डीसीएम मीटर लगाते हैं, वो तो एवरेज वैल्यू मेजर करता है तो 0 बता देता है। ठीक है, फिर हमें ऐसा मीटर चाहिए जो क्या करे, आंसर 0 ना बताएं, लेकिन हो भी वो पीक वैल्यू ओरिजिनल की क्लोज हो, पास हो। इसके लिए फिर हम ऐसा मीटर बनाएंगे जो पहले क्या करेगा, स्केयर ले लेगा। स्केयर लेने से नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर 0 नहीं आएगा। अब एवरेज लिया, अब एवरेज लिया तो एवरेज के बाद हमने क्या किया, पहले तो हमने स्केयर लिया, लेकिन स्केयर हमने जब लिया तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, क्योंकि हर वैल्यू का अगर आप स्केयर लें, 0 का स्केयर 0, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और सारी वैल्यू का स्केयर लें तो ये तो जो ओरिजिनल वैल्यू है, वेव है, उससे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए फिर हम इसका लेते हैं एवरेज। एवरेज लेंगे तो इसको क्या करेंगे, मीन लिया यानी ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, तो एवरेज का मतलब है 50%, हाफ आ जाएगा। 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो वो आधा, इसका हाफ आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करने का मतलब हाफ वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जब आप इसकी हाफ वैल्यू देखेंगे तो ये जो हाफ वैल्यू ये अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी भी ज़्यादा है ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल वेव से। तो फिर इसलिए हम फिर क्या करते हैं, इसका अंडर लेते हैं। तो अंडर रूट क्या करता है, ये जो स्केयर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस स्केयर की वैल्यू को नीचे तक लाने के लिए, ओरिजिनल वेव के पास लाने के लिए हमने अंडर रूट लिया। अब ये जो अंडर रूट लिया तो ये कैंसिल करेगा स्केयर से, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ कम हो जाएगी। अब ये 0.7 आ रहा है, मतलब 70% होगा किसका, ओरिजिनल का। तो ये किसके पास आ जाएगा, ये ओरिजिनल के वेरी क्लोज आ जाएगा। और ये जो ओरिजिनल के क्लोज आ जाएगा इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। अब ये जो एमीटर हम बनाते हैं, जो लैब में पड़े होते हैं, लेबॉर्ट्री में हमारे पास एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, गलवानोमीटर होते हैं, ये जितने भी मीटर होते हैं ये एक्चुअली कौन से वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं, आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं। इवन घरों में जो करंट आ रहा होता है, वोल्टेज आ रहा होता है, ये भी कौन सा देखते हैं, ये 230 वोल्टेज जो मेजर करते हैं, ये बेसिकली ये भी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, तो हम ये जो मेजर करते हैं ना वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं या करंट मेजर करते हैं, तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ओरिजिनल से थोड़ी सी लेस होती है। अब ये 0 नहीं होती, तो इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम डीसी एमीटर लगाते हैं तो डीसी एमीटर एवरेज वैल्यू फाइंड करता है, वो आंसर 0 बता देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर P = I² आ रहा है, यहाँ पे पावर 0 नहीं होती। अगर लैंप लगाएं तो लैंप वैसे ही ऑन रहता है, चलता रहता है, यानी करंट तो है, यानी पावर तो 0 नहीं है, लेकिन डीसी एमीटर करंट को 0 शो कर रहा था। इसका मतलब है फिर इसमें किसी और मीटर की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर ऐसा मीटर बनाया जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करें। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का स्केल लेगा पहले, तो नेगेटिव वैल्यू का स्केल पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसका एवरेज मीन स्केल लेने के बाद एवरेज लेगा, फिर स्केल रूट लेगा ताकि वो ओरिजिनल वैल्यू के पास आ जाए।
अब ये जो हमने कंसिडर कर ली, ये रीडिंग ले ली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से, पावर चूँकि ज़ीरो नहीं होती क्योंकि करंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, वो करंट जो हम मेजर करेंगे वो रूट मीन स्क्वायर करंट होगा। ठीक है, इस तरह से फिर हम ये करंट जो मेजर कर रहे होते हैं ये रूट मीन स्क्वायर करंट होता है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे इससे अगली जो टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो आज का काफ़ी है इतना ही लेक्चर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।